नमस्कार, परख में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के वामपंथियों की और उनके इतिहास की। भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। पूरा देश एक सपना देख रहा था, स्वतंत्र भारत का सपना। किंतु इसी दौरान एक वर्ग ऐसा भी था जो लड़ तो रहा था, किंतु भारत के लिए नहीं, उनका झुकाव रूस की ओर था, बाद में चीन की ओर था। ये कौन लोग थे? ये लोग थे भारत के कम्युनिस्ट, कामरेड। और आज परख में हम आपको दिखाएंगे इसी लाल झंडे के पीछे का काला सच। ये है कॉमरेड कलंक कथा। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस खतरे को अनुभव किया था। 1941 में उन्होंने लिखा, कम्युनिस्टों की विचारधारा जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है, मैं उसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता। यानी गांधी जी जो ये बात लिख रहे हैं 1941 में, वो किसी के हवाले से नहीं, खुद वामपंथियों से बात करने के आधार पर उन्होंने वामपंथ को जैसा पाया, कॉमरेड्स को जैसा पाया, उन्होंने ये माना कि ये खतरा बहुत बड़ा है। दरअसल जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, पूरा देश आज़ादी के लिए उस समय सड़कों पर था, गांव-गांव में लोग इकट्ठा हो रहे थे। पर कम्युनिस्ट पार्टी उस समय क्या कर रही थी? उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी जी के इस आंदोलन का खुल के विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह युद्ध लोकतंत्र और फांसीवाद के बीच है, ब्रिटिश फांसीवाद से नहीं बल्कि जर्मनी और जापान के फांसीवाद से हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। यानी भारत में जब लाखों लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए जेलों में गए, उस समय भारतीय कम्युनिस्ट अंग्रेजों के यार बनकर, उनके पिट्ठू बनकर, उनके साथ लगे लगे फिर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लीगल पार्टी का भी दर्जा पा लिया था, यानी शासकीय ठप्पे वाले वो पिट्ठू थे। और 1942-45 के बीच सीपीआई ही अकेली ऐसी भारतीय पार्टी थी जिस पर कोई प्रतिबंध अंग्रेजों ने नहीं लगाया था, कोई ब्रिटिश प्रतिबंध नहीं था। इसलिए गांधी जी ने उस समय भी कामरेडों पर तीखी टिप्पणियां की। और केवल गांधी जी की ही बात क्यों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लीजिए। पूरे देश के लिए उनका विशेष सम्मान और स्थान है। मगर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, तो यही भारतीय कम्युनिस्ट नेताजी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। और प्रचार भी कैसा, किस हद तक गिरा हुआ? वामपंथियों ने उस समय अपने मुखपत्र पीपुल्स वॉर में नेताजी को तोजो का कुत्ता कहा, जापानी सेनापति का कुत्ता बताया। यह अपमान की हद थी। कहने की बात नहीं, कार्टून बनाए गए। उन कार्टूनों में नेताजी को जापान के प्रधानमंत्री तोजो के पैरों में खड़ा हुआ गधा दिखाया गया। देश की स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आंखों का तारा थे। मगर आँखों का ये तारा वामपंथियों की आँखों की किरकिरी था। वो कम्युनिस्ट जो एंटी फासिस्ट के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रचार कर रहे थे, उन्हें नेताजी चुभ रहे थे। ये भारतीय वामपंथ का कहा जाए तो सबसे शर्मनाक अध्याय था। एक ऐसा क्षण जब भारतीय वामपंथियों ने अपने ही स्वतंत्रता सेनानी का अपमान विदेशी शासकों को खुश करने के लिए किया। गांधी जी शायद इन्हीं हरकतों की वजह से कम्युनिस्टों के आलोचक थे। 8 जून 1947 को उन्होंने कहा, मुझे दुख होता है कि कम्युनिस्ट भारत में रूस की सभ्यता लाना चाहते हैं, ऐसे जैसे रूस ही उनका मातृ देश हो। जब 1941 में सोवियत संघ पर जर्मनी ने हमला किया, तब तक सीपीआई ब्रिटिश विरोधी थी। लेकिन जैसे ही रूस और ब्रिटेन एक ही पक्ष में आए, एक ही लामबंदी, एक ही मोर्चेबंदी में आए, सीपीआई ने भी फौरन ब्रिटेन का समर्थन शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जो कामरेड हैं, उनकी नीति भारत के हित पर नहीं बल्कि मॉस्को के इशारों पर चलती रही। आज़ादी से पहले सीपीआई ने सोवियत संविधान और स्टालिन की नीतियों को भारत के मॉडल के रूप में प्रचारित किया। क्या आपको पता है कि भारत के वामपंथी पाकिस्तान की पालेबंदी के पक्ष में काम कर चुके हैं? और ये बात और किसी ने नहीं, इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद कही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड, जो 1946 में प्रकाशित हुई, उसमें लिखा कि भारतीय कम्युनिस्टों ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया और ये समर्थन सोवियत संविधान और स्टालिन के तर्कों से उचित ठहराने की कोशिश करते हुए किया। इसका अर्थ है कि सीपीआई ने भारत की एकता की बजाय
भारत के बंटवारे की अवधारणा को तर्कसंगत ठहराने का काम किया। और ये समय कौन सा था? समय वो था जिस समय गांधी जी कह रहे थे कि इस देश का विभाजन हुआ तो वो मेरी लाश पर होगा। यानी देश को एक रखने वाली ताकतें जिस समय आवाज़ उठा रही थीं, उस समय देश को दो फाड़ करने का काम ये वामपंथी कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि स्टालिन के राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार का जो सिद्धांत है, वो उस सिद्धांत को सही मानते थे, उस सिद्धांत से सहमत थे। आज़ादी के तुरंत बाद फरवरी 1948 में सीपीआई ने कलकत्ता कांग्रेस में हिंसक क्रांति की घोषणा की। यानी अपने ही देश में रक्तपात की तैयारी कैसे की जा सकती है, इसका एक खाका देश के सामने रखा। उनकी आस्था, उनकी मान्यताएं भारत से जुड़ी होती तो अपने देश में खून खराबा करने का सपना ना पालते, मगर उनका उद्देश्य कुछ और था। उनका उद्देश्य था भारत में सोवियत शैली का शासन लागू करना। बड़ी साफ साफ बात उन्होंने उस समय खुलकर कही। पार्टी के जो महासचिव थे बीटी रणदिवे, उन्होंने कहा कि भारत को सोवियत संघ की तरह क्रांति के रास्ते पर चलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस सपने को आगे बढ़ाते हुए और अपनी बात को सही मानते हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने माओ को चिट्ठी तक लिख मारी। और उन्होंने लिखा, जो माओ को चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि भारत की जनता भी चीन जैसी क्रांति करेगी और कॉमरेड माओ आपकी उम्र लंबी हो। जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो घिन आती है, शर्म नहीं, वास्तव में घिन आती है इन वामपंथियों पर। सरदार पटेल ने 18 जून 1947 को संपूर्णानंद जी को लिखा था। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता थे, दोनों की देश में एक स्वीकार्यता थी। सरदार पटेल संपूर्णानंद जी को लिखते हैं कि देश में कम्युनिस्ट खतरा बढ़ रहा है और ये समस्या हर दिन कठिन होती जा रही है। समझिए इस बात को, सरदार पटेल इस चिंता से घुल रहे थे क्योंकि वो भारत की एकता के सूत्रधार थे, सारी रियासतों को एक करने वाले थे। मगर देश के विभाजन का सपना पालने वाले कम्युनिस्टों की आस्थाएं इस देश से जुड़ी हुई नहीं है, इस देश की जनता की उन्हें चिंता नहीं है। इसलिए उन्होंने संपूर्णानंद जी को वो चिट्ठी लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कम्युनिस्टों की चाल को भांप चुके थे, उनके चरित्र को भांप चुके थे। उन्होंने बुद्धा और कार्ल मार्क्स में लिखा, कम्युनिज्म की स्थापना के दो ही साधन हैं, हिंसा और मजदूर वर्ग के माध्यम से तानाशाही। उन्होंने आगे कहा, कम्युनिस्ट मजदूरों का शोषण अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने देश के बहुत सारे महापुरुषों को एक विचार, एक सूत्र में, एक पन्ने पर लाने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को 31 जनवरी 1946 में जो लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने लिखा कि जनमत अब कम्युनिस्टों के खिलाफ है, उन्होंने हिंसा और दंगे कराए हैं। मार्च 1948 में बाबा साहब ने फिर कहा, कुछ कम्युनिस्ट संगठन हिंसा में लिप्त हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। बाबा साहब इसे बार बार देख रहे थे, देश को चेता रहे थे। 11 अप्रैल 1948 को उन्होंने लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी अब जानबूझकर हिंसा फैला रही है और सुरक्षा सेवाओं को नुकसान पहुंचा रही है। सरदार पटेल, संपूर्णानंद, बाबा साहब आम्बेडकर, गांधी जी और नेहरू जी खुद, नेहरू जी जिन्हें साम्यवाद का समर्थक मानते हैं, मगर वो भी इस वामपंथ से उकताए हुए दिखे। दिसंबर 1948 में नेहरू ने संसद में कहा, कम्युनिस्टों की गतिविधियां निर्माण नहीं विनाश की ओर हैं। वो यहाँ तक बोले कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे मूर्ख कम्युनिस्ट पार्टी है। इस सब के पीछे की कहानी क्या है? हुआ ये था कि आज़ादी के फौरन बाद 1948 से 1950 के बीच कम्युनिस्टों ने देश के खिलाफ ही खुलेआम मोर्चा खोल दिया था। 1948 में सीपीआई ने तेलंगाना में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था, पुलिस चौकियां जला दी थी, पोस्ट ऑफिस खूब लूटे गए थे। कामरेड उस समय निर्दोषों की हत्या कर रहे थे। सरकारी रिपोर्टें उनके खिलाफ थी, सरकारी रिपोर्टों में इसे टेरर रिजिम कहा गया। ये आंदोलन और कुछ नहीं था, विदेश से चाबी भरी हुई थी। ये आंदोलन पूरी तरह सोवियत और माओवादी क्रांति मॉडल से प्रेरित था। स्वतंत्र भारत के पहले 3 सालों में सीपीआई पर पश्चिम बंगाल, बॉम्बे, जो आज का मुंबई है उसे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, तो पश्चिम बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में प्रतिबंध लगाया गया उस समय सीपीआई पर। इन वामपंथियों के फरवरी 1948 के कलकत्ता अधिवेशन को याद कीजिए। उस समय उन्होंने खुली हिंसक क्रांति की घोषणा की थी।
पश्चिम बंगाल के दिल में बैठकर वो भारत के दिल को चीर देना चाहते थे। 26 मार्च 1948 को पश्चिम बंगाल सरकार ने सीपीआई पर प्रतिबंध लगाया उसकी इन हरकतों को देखते हुए। कामरेड रुक नहीं रहे थे और सरकार की आंखें खुलने लगी थी। 2 अप्रैल 1948 को बॉम्बे की जो सरकार थी तत्कालीन, उसने ऐसे डांगे सहित बहुत सारे वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार करवाया। 26 सितंबर 1949 को मद्रास सरकार को भी वामपंथियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इस देश के महापुरुष वामपंथ का ये चेहरा पहचान चुके थे। संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, कम्युनिस्ट लोकतंत्र का विरोध करते हैं क्योंकि वो अंततः तानाशाही चाहते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, कम्युनिस्ट लाल झंडा हर जगह फहराना चाहते हैं लेकिन भारत का झंडा सिर्फ तिरंगा होगा। 1949 में चीन में माओ की जीत के बाद भारतीय कम्युनिस्टों ने चीन का खुला समर्थन किया। लोग यहाँ तक कहने लगे कि विदेश में बारिश होती है, चीन में बारिश होती है और भारत के कम्युनिस्ट दिल्ली और कलकत्ता में छाते निकाल लेते हैं। सीपीआई के महासचिव बीटी रणदेवे ने माओ को लिखा था, भारत की जनता भी एक दिन चीन जैसी क्रांति करेगी। उनकी लंबी उम्र की दुआएं दी थी और माओ ने इस चिट्ठी का जवाब भी दिया था। यानी यहाँ पर आदेशों का पालन किया जा रहा था, दूसरी तरफ से इशारे भी भरपूर हो रहे थे। माओ ने जवाब दिया था, भारत भी एक दिन मुक्त होगा और समाजवादी परिवार का हिस्सा बनेगा। यानी एक बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के हिस्से के तौर पर वो वामपंथी काम कर रहे थे। ये उनका इतिहास है। 1959 और फिर 62 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, उस समय भारतीय कम्युनिस्टों ने चीन की निंदा तक नहीं की। हथियार उठाना, मोर्चे पर जाना, सैनिकों का आत्मबल बढ़ाना, इसकी बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने चीन की निंदा तक नहीं की थी। उनका बयान था, हमें उम्मीद है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। यानी एक खुली लड़ाई उन्हें हादसे जैसी दिखाई दे रही थी। नेहरू ने उस समय कहा था, नेहरू जी की आंखें खुली थी। 2 दिन पहले तक नेहरू खुद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, मगर नेहरू जी ने भी उस समय कहा कि भारत के कॉमरेड चीन का पक्ष ले रहे हैं, शायद उनके दिल चीन के साथ हैं। 1964 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। ये वो वर्ष है जब भारत में वामपंथी आंदोलन 2 हिस्सों में बंट गया। एक धड़ा कहलाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआई एम। एक जिन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत में रहकर भारत का विरोध झेल नहीं सकते, अंदर से कितना बदलेंगे ये बात नहीं कही गई कहीं पर, और भारत का विरोध दिखता भी है। मगर दूसरे ऐसे थे जिन्होंने खुल के कहा, नहीं, हम तो भारत हो या कुछ, हम मार्क्स के ही चेले बने रहेंगे, उसी के पट्टे बने रहेंगे। ऐसे लोग जो चीन की विचारधारा पर चलने में बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। भारत के हर बड़े नेता, गांधी, पटेल, अंबेडकर, नेहरू, राजाजी, लोहिया, संपूर्णानंद, सबने एक ही चेतावनी दी थी, कम्युनिज्म भारत की आत्मा के विरुद्ध है। ये विदेशी विचारधारा है, ये ऐसी विचारधारा है जो भारत की मिट्टी में नहीं पनप सकती। मगर देश में विभाजन रेखाएं पैदा करते हुए, जहर फैलाते हुए ये कम्युनिज्म की बेल कहीं कहीं लहराती हुई दिखी। कभी केरल में दिखी, कभी बंगाल में। हर चुनाव में लोकतंत्र के सुराख ढूंढकर उसी लोकतंत्र को लहूलुहान करने के लिए ये विषबेल फैली जरूर। आज जब कोई लाल झंडा लहराता है तो ये सवाल उठना चाहिए कि क्या वो भारत के लिए लहरा रहा है या किसी के इशारे पर कुछ और खेल चल रहा है। भारत की आज़ादी लाखों बलिदानों से मिली है, लेकिन कुछ विचारधाराएं आज भी इसे भीतर से खोखला करने में लगी हैं। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें इसे वामपंथियों से भी बचाना होगा। हमें सच्चाई जाननी होगी कि इस लाल झंडे के पीछे कितनी कालिख छुपी हुई है। कॉमरेड कलंक कथा इतिहास नहीं, चेतावनी है। परख की आगे की कड़ियों में भी हम इसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ियों में हम बात करेंगे उसी एंटी फासिस्ट आंदोलन की, वामपंथी और कट्टरपंथी जुड़ाव की।